हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम वंस अगेन। सो आज का हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4, दैट इज़ न्यूक्लियस। इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुकी हूँ और ये हमारा 4th वीडियो है। एंड आई डोंट नो आगे और कितने वीडियो बनेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सेल के अंदर के सारे ऑर्गेनल्स को डिटेल में पढ़ना है। तो जब हम सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को पढ़ते हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि अगर मैंने एक साथ फुल सेल ले लिया तो आपके सब ऊपर से चला जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिकॉज ह्यूमन बॉडी में ब्रेन को पढ़ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, बिकॉज ब्रेन के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, फिर उनके अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, तो उनको समझना और अंडरस्टैंड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसी तरह सेल के अंदर के पार्ट्स को पढ़ना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द वीडियो इन वेरी सिंपल वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियस। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में, जो कि प्लांट सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, और उसके पहले हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि एनिमल सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग होती है। अब हम सेल के अंदर घुसते हैं। जब हम सेल के अंदर घुसते हैं तो हम देखते हैं दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन सेल, ओके, एनिमल सेल। जब हम सेल के अंदर घुसते हैं तो हमें सबसे बड़ा मेन पार्ट जो दिखता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा वाला पार्ट है और ये पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेम जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है, कमांड देता है, ओके, उसी तरह न्यूक्लियस भी है जो पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये आपका सेल है, ओके, सपोज दैट ये सेल है, तो इसका जो सेंट्रल में एक बिग पार्ट होगा दैट इज़ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जस्ट इमेजिन दिस इज सेल। हाँ, ये न्यूक्लियस और ये सेल, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो एक लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। वो ड्राई नहीं होते, एक लिक्विड मीडियम में फ्लोट हो रहे होते हैं। ओके, तो जो सेल के अंदर लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट है, सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मीडियम प्रेजेंट है, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर वाले जो मटेरियल है वो फ्लोट होते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, सो सेल के अंदर है इसीलिए सेल साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर है इसीलिए न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो ये तो हो गया सेल के अंदर के लिक्विड मीडियम जो प्रेजेंट है। तो अब हम आते हैं न्यूक्लियस पे। अब न्यूक्लियस का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ये उसकी बाउंड्री कुछ इस तरह की होती है। ओके, अब बुक में डायग्राम देखना तो बेटर समझ में आएगा आपको। दिस इज़ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। ओके, सो ये जो न्यूक्लियस है ये भी बाहर से एक वॉल से कवर होता है, एक एनवेलप से कवर होता है। ओके, अगर ये कवर नहीं होगा, अगर इसमें कोई बाउंड्री नहीं होगी, तो हम इसको न्यूक्लियस कैसे बोलेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये न्यूक्लियस है जो कि इस लिक्विड वाले पार्ट से, साइटोप्लाज्म से अलग है। तो इसकी जो एनवेलप होती है, जो बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, ये न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो न्यूक्लियस को कवर भी करता है, प्लस उसको इस साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम करता है। अब अगर वो साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर रहा है तो सेल के और उसके अंदर जो लेन देन होना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होना है, क्योंकि डेफिनेटली जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी हमारी एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन जो भी है, वो सेल के अंदर से न्यूक्लियस को भी तो मिले, वरना न्यूक्लियस मर जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो रहा है, ओके, वो कैसे हो रहा है, इस न्यूक्लियर एनवेलप में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस न्यूक्लियर एनवेलप में क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर। ये न्यूक्लियोपोर्स क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो रहा है, वो इस न्यूक्लियोपोर के थ्रू होता है। ओके,
जैसे कि हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि बाहर के एनवायरनमेंट से कुछ अंदर जाना है, अंदर से कुछ बाहर आना है, तो वो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के थ्रू होता है। सिमिलरली न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर एनवेलप होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो बाहर के मटेरियल और अंदर के मटेरियल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। ओके, अब वो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो देखते हैं हम। न्यूक्लियस के मेन 2 पार्ट हो गए। एक मैंने आपको अभी बताया न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, न्यूक्लियर एनवेलप। दूसरा पार्ट हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अब ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? इट इज़ द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज़ द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। सेकेंडली हम बोल सकते हैं इट इज़ पोरस। थर्ड हम बोल सकते हैं इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल। ओके, अब एक्सचेंज ऑफ मटीरियल क्या? देखो, अब हम आते हैं, ये हो गया न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। अब हम आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ लिक्विड मीडियम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म का मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म जो यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है, इसका मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है राइबोसोम को बनाना, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। अब आप बोलोगे राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम के अंदर हमारे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, सो राइबोसोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम किस में बनता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लिक्विड प्रेजेंट है वो किसको बना रहा है? राइबोसोम को। और ये राइबोसोम आगे चल के किसको बना रहा है? प्रोटीन को। वो प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह हो रहा है वो प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। ओके, तो ये क्या बना रहा है? राइबोसोम। हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म का फंक्शन, क्लियर हो गया? इतना ही है न्यूक्लियोप्लाज्म का फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या? इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर और भी चीज़ें प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ इस तरह के थ्रेड लाइक मास प्रेजेंट है, कुछ इस तरह का धागे, जैसे आपने उलझा हुआ धागा, आप अपनी जो धागे की जो रील होती है उसको खोल दो, फिर इस तरह से नीचे ड्रॉप कर दो, तो वो इस तरह से कुछ उलझा हुआ फॉर्म में कुछ इस तरह से नीचे गिर जाएगी। तो ये जो उलझा हुआ धागे की तरह दिखने वाला मास है, ये होता है क्रोमैटिन फाइबर्स और क्रोमैटिन मटीरियल। ओके, अब ये जो क्रोमैटिन मटीरियल है ये इस तरह का होता है, उलझा हुआ सा धागे जैसा दिखने वाला मास। बट ये सेल डिवीज़न में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब सेल डिवाइड होने के स्टेज पे होता है तो ये खुद को एक प्रॉपर शेप देके क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। एंड क्रोमोसोम कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। क्रोमैटिन फाइबर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जो कि सेल डिवीज़न के टाइम क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए कैरी करते हैं एंड डीएनए इज़ द जेनेटिक मटीरियल। मतलब हमारे अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक आए हैं वो हमारे मॉम डैड के डीएनए से आए हैं। तो ये किसके थ्रू हुआ है? थ्रू द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ओके, सो ये जो क्रोमोसोम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल अपने साथ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करके आते हैं। मदर फादर के कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर बच्चों में होते ही हैं डेफिनेटली। एग्जैक्टली कोई तो एकदम सेम होते हैं, कुछ एकदम सेम नहीं होते। मम्मी डैडी का कलर डार्क है तो बच्चे फेयर हो सकते हैं, या मम्मी डैडी बहुत इंटेलिजेंट है बट बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ तो भी कैरेक्टर, कुछ सिमिलैरिटी भी हो सकती है, डिफरेंसेस भी हो सकती है, बट कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती ही है। और वो सिमिलैरिटी किस वजह से होती है? जेनेटिक कैरेक्टर की वजह से। मम्मी डैडी में से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करके क्रोमोसोम अपने साथ बेबी में भी ले आया है। ओके, तो ये था हमारा क्रोमोसोम। इतना ही पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार मैं पूरा लेक्चर शॉर्ट में रिवाइज करती हूँ। देख, सेल के अंदर हम जब गए तो द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक्ट लाइक अ ब्रेन इन ह्यूमन बीइंग. It control all the function of the cell.
It is covered by the membrane which is known as nuclear envelope. Nuclear envelope have small pores in it. Pores help in exchange of material in and out of the nucleus. Okay, inside the nucleus there is a liquid fluid medium present which is known as nucleoplasm. That nucleoplasm is very important as it synthesizes ribosome, and ribosome helps in protein manufacturing. Okay, synthesis of protein. This nucleoplasm also contain a thread-like mass of a chromatin fiber which further changes into chromosome. When cell undergoes cell division, this chromatin fiber arrange itself in a particular manner and it form a chromosome. Chromosome contain a DNA which is very important because it carry all the genetic information from one generation to other generation. Okay, thank you so much for watching the video. I hope you like the video. If you have any doubt, please write in the comment section. Thank you for watching the video, and if you like my work, please subscribe to my channel. Thank you.